यस, चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है। m1 m2 को अपनी ओर खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से Fg1 से मान लो, और वहीं m2 m1 को खींच रहा है अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg2 से, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है मान लीजिए r है। 9th में आपने पढ़ा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के प्रोडक्ट के, और ये जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और यहीं पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है उसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, सब जानते हैं कौन है, और ये m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे फोर्स का एक्सप्रेशन आया जो न्यूटन ने डिराइव किया था, और यहाँ कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें फॉर्मूला पता लग गया कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और ये कितना होता है, कैपिटल G पहला मास दूसरा मास बाई उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आगे इसे थोड़ा और एक्साइटिंगली देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अकेली एक ऐसी फंडामेंटल फोर्स है जो यूनिवर्सल है, फिजिक्स में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं आपको पता होगा कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में केवल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही यूनिवर्सल फोर्स है, बाकी सब यूनिवर्सल नहीं लगा सकते आप उसमें। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स में किसी भी 2 मासेस पे एक्ट हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस उनमें एक डिस्टेंस के बाद वो लागू नहीं होते या एक दूसरे पे वो फोर्स अप्लाई नहीं करते। वैसे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हमारी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, वो आपको होता है न्यूक्लियस के अंदर ही आपको वो फोर्सेस अप्लाई होती है, वो पूरे यूनिवर्स में 2 बॉडीज के बीच में नहीं लग सकती। तो क्लियर हो गया होगा कि अकेली फंडामेंटल फोर्स कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स ही अकेली ऐसी फंडामेंटल फोर्स है जिसे यूनिवर्सल कहा जा सकता है। क्लियर हो गया होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो 2 फोर्सेस हमारे पास आई हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे, याद रखेंगे। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। m1 m2 को अगर जिस फोर्स से खींच रहा है, m2 भी m1 को उसी फोर्स से खींचेगा, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब ये जो Fg1 वेक्टर है वो बराबर है और उल्टा है Fg2 वेक्टर के। सो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो किया इसने, और यहाँ पर साफ पता लग गया यस ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यहाँ से पता लगा Fg1 और Fg2 का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो कितना होगा, 1:1। एक और क्वेश्चन हो गया, आप समझ गए होंगे, इनके फोर्सेस का रेशियो कितना होगा, 1:1। अगर एग्जाम में आया 2 kg मास 3 kg मास, 2 kg अगर 3 kg को F1 से खींच रहा है और 3 kg 2 kg को F2 से खींच रहा है, हमसे पूछा गया फोर्सेस का रेशियो बताओ, और वो फोर्सेस का रेशियो होगा 1:1। इज इट फाइन? तो ये हमें पता लगा ऐसा कुछ। क्या एक्सीलरेशंस का रेशियो भी 1:1 होगा? एंड आंसर इज नो। इनके एक्सीलरेशंस का रेशियो 1:1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स किस पे, फर्स्ट पे, इज नथिंग बट फर्स्ट वाले मास का फर्स्ट वाला मास इनटू फर्स्ट वाले का एक्सीलरेशन, और जो फोर्स दूसरे वाले का होगा वो दूसरे वाले का मास इनटू उसका एक्सीलरेशन। तो हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है, तो m1 a1 बराबर होगा m2 a2 को, a2 के बराबर होगा। सो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, m2 बाई m1। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होगा जो हमने यहाँ पर पता किया, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन कम, और जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा। तो फोर्सेस का रेशियो 1:1, लेकिन एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। और ये 9th क्लास में भी हम समझाते हैं कि एप्पल ज़मीन पे गिरता हुआ दिखता है, लेकिन जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ जाता हुआ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपको पता है हाँ एप्पल पे सेम फोर्स लग रही है, जितनी एप्पल अर्थ पे लगा रहा है उतनी ही
अर्थ एप्पल पे लगा रहा है, यस फोर्सेस का रेशो 1:1 है, लेकिन एक्सीलरेशंस का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। एप्पल का मास इतना कम है, इसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास इतना ज़्यादा है, इसलिए इसका एक्सीलरेशन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए अर्थ एप्पल की तरफ जाता हुआ नहीं दिखता या एक्सीलरेट करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन एप्पल अर्थ की ओर एक्सीलरेट करते हुए दिखते हैं। एक्चुअली दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें जो दो मासेस है वो पॉइंट मास है। ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है ये ग्रेविटेशनल लॉ। पॉइंट मासेस क्या होते हैं? पॉइंट मासेस मतलब जहां पर मास के खुद के फिजिकल साइज उनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम हो, मतलब कि जो उसका खुद का साइज होना चाहिए वो दोनों मासेस का जो खुद का साइज है उनके बीच के सेपरेशन की तुलना में बहुत कम होने चाहिए, उन्हीं को पॉइंट मास कहते हैं। और हमारा ये लॉ सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है। एक और चीज़ हमने यहाँ से पता कर ली थी कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक और चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए, यस ये कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए, ये नेचर में सबसे फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है। फिर एक और चीज़ दिमाग में रख लीजिए, ये एक सेंट्रल फोर्स है, दो बॉडी इसके सेंटर पे लगता है, इसलिए वो कभी भी उसे घूमने वाला उसे टॉक नहीं देगा ये। और इसके अलावा अपने दिमाग में एक और चीज़ रख लीजिए, ये दो मासेस के बीच के जो मीडियम है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर दो मासेस है, बीच में एयर रख लो, ऑक्सीजन रख लो या कोई और वाटर रख लो, इन दोनों के बीच का फोर्स वही रहेगा, मतलब बीच के मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। मैंने बहुत जल्दी बहुत सारा बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये छोटी चीज़ें, ये थ्योरेटिकल चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी से आ जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको मेन चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बताई जाए। क्विक फायर रिवाइज करूँ तो मैंने क्या क्या बताया। ये सबसे पहले ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, यही यूनिवर्सल फोर्स कहलाने लायक है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, ये सेंट्रल है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती है, क्योंकि इस फोर्स में नीचे इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जो सेपरेशन का स्क्वायर आया तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती है। ये सेंट्रल भी है, कंजर्वेटिव भी है, बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता फोर्स। यस पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है। होपफुली ये पॉइंट फिर से मैंने आपके दिमाग में डाल लिया, याद रखना चाहिए, प्लीज मिटा दीजिए। यस कैपिटल जी की वैल्यू भी याद कर लीजिए। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट पे आ जाते हैं और वो है शेल थ्योरम। न्यूटन ने इसे प्रूव किया था, अपनी एक बुक थी उनकी प्रिंसिपिया नाम से, और उस प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने अपने शेल थ्योरम के बारे में बताया था। और व्हाट इज शेल थ्योरम? ये जो शेल थ्योरम है वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक शेल है, स्फेरिकल शेल है, खोखला है अंदर से, मास m है, सेंटर O है मान लीजिए, और यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मास है स्मॉल m। अगर हमें इनके बीच में फोर्स चाहिए कि ये वाला मास उसे कितने से अट्रैक्ट करेगा, तो आप ऐसे में इस स्फेरिकल शेल का सारा मास उसके सेंटर पे रख दीजिए, और ये रहा पॉइंट मास, और इनके बीच में अब जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है वो r हो गई। और अब आप इस पे फोर्स निकाल लीजिए कि ये जो कैपिटल M है इस पे जो फोर्स लगाएगा वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दैट विल बी कैपिटल G, पहला वाला मास दूसरा वाला मास बाई r स्क्वायर। आई होप बहुत इजी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये सेम अगर ये शेल नहीं होता और अगर ये सॉलिड स्फेयर होता तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी उन्होंने उस बुक में बताया था और प्रूफ भी किया था। तो शेल थ्योरम है, लेकिन अगर ये सॉलिड स्फेयर है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, पर ये सॉलिड स्फेयर मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए अपने मास के कंटेक्स्ट में। तो सारा का सारा मास उसके सेंटर पे रखकर आप फोर्स निकाल सकते हो। यस ये भी सही है कि अगर इसने इस पर ये वाली फोर्स लगाई है तो ये भी इस पर उतनी ही फोर्स लगाएगा। ये तो अंडरस्टूड है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। अच्छा अगेन फिर जो दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि अगर एक शेल है हमारे पास और उस शेल का अगर मास मान लीजिए m है और शेल के अंदर कहीं पर एक पॉइंट मास है, तो ये वाला जो शेल है अपने अंदर के मास पर कोई फोर्स नहीं लगाता, फोर्स जीरो होगा। ये याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी शेल के अंदर कोई मास है, वो शेल उस अंदर वाले मास को कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा, जीरो फोर्स लगाएगा अपने अंदर वाले फोर्स पे। अब यहाँ से अगर इसे देखा जाए तो अगर व्हाट अबाउट कि अगर एक मास यहाँ पर है, एक पॉइंट मास है, क्या ये मास इस वाले मास पे फोर्स लगाएगा? हाँ लगा सकता है, मतलब शील्डिंग नहीं कर रहा है।
ये वाला जो शेल है वो शील्ड नहीं कर रहा, लेकिन बस वो खुद नहीं लगाएगा, इसके एक शेल अपने अंदर वाले मास पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन वो इसे शील्ड नहीं कर सकता बाहर वाले मासेस से। मतलब ये वाला मास हाँ इस बाहर वाले को जरूर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वहां पर वो इसे शील्डिंग नहीं कर पाएगा। वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक में शील्डिंग भी हो जाती है और अंदर वाले पे फोर्स भी नहीं लगा सकता। ये हल्का सा अंतर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा शील्डिंग क्या होती है। अब अगर यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो ऐसे में बेसिकली ये जो शेल होता और अंदर कोई चार्ज होता, वो चार्ज बाहर वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा पाता, और हाँ शेल अंदर वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता। इतना तो दोनों में सिमिलर है। आप अभी उस चीज को मत सोचिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। अभी इतना याद रखिए, पहला थ्योरम ये था, पूरा मास कहाँ रख दो, सेंटर पे रख दो और फोर्स निकाल दो, जैसा कि हमें आता था। और दूसरा आप अपने दिमाग में रख लो, कोई भी शेल अपने अंदर वाले मास पे कोई फोर्स नहीं लगाता, क्योंकि अंदर उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर जीरो है, और अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि फोर्स एक्चुअली इंटेंसिटी से ही लगता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं हल्का से ये बता रहा हूँ कि व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट थ्योरम, शेल थ्योरम, जो मैंने यहाँ से बता दिया। यस, आपको क्या सम अप करना है? आपको सम अप करना है, कोई भी शेल अपने अंदर वाले पॉइंट मास पे कोई फोर्स नहीं लगाता, लेकिन वो इस पॉइंट मास को इस शेल के बाहर वाले पॉइंट मासेस पे फोर्स लगाने से रोक नहीं सकता, शील्ड नहीं कर सकता। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, कोई भी स्फेरिकल मास है या कोई भी स्फेयर है जिसमें मास है, या एक स्फेरिकल शेल है जिसमें मास है, अगर उसका किसी पॉइंट मास से फोर्स निकालना है तो आपको पता है सारा मास कहाँ रख दें, उसके सेंटर पे, और फोर्स निकाल लें। क्लियर हो गया होगा? प्लीज मिटा दीजिए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ पे। मैं पहला क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहूँगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा जो फिजिक्स कम है, मैथ्स ज़्यादा है। आपके पास हमारे पास वो कहता है दो मासेस हैं, m1 और m2, और इन दोनों मासेस के बीच में कुछ सेपरेशन होगा। कहता है कि अगर दोनों मासेस में से अगर 10% मास हटा दिया जाए तो जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स के कंपैरिजन में कितना होगा। मतलब अगर अभी इस समय फोर्स अगर F1 है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, अगर दोनों में से 10% मास डिक्रीज कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा। सेपरेशन वही कांस्टेंट रखी है। तो कभी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाए तो मैं जो चाहता हूँ कि आप लोग अप्लाई करें, आप लोग उस समय सिंपल ट्रिक यूज़ करें जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। और वो ये क्या है, मान लीजिए पहला वाला मास जो भी आप लोगों ने कोई भी मास लिया है, अगर दोनों मास में से 10% कम हो रहा है तो डेफिनेटली ये अगर मास आपने ले लिया है कि इसको ले लीजिए 100 ले लीजिए और इसको 200 ले लीजिए। मैं मतलब उसने m1 m2 दिया, लेकिन आप उसको कुछ kg ले लीजिए, ये 100 kg ले लीजिए, ये 200 kg ले लीजिए, और फिर इसके बाद ये हमारा f है, ये सुनो। और सेपरेशन आपको पता ही है। अब आपको पता है इसका 10% डिक्रीज करना बहुत आसान है। आपको पता है 10% में एक जीरो हट जाता है, 10 मतलब इसमें से 10 माइनस कर दें, अब ये कितना हो जाएगा 90। इसमें से 10% कम करना है, मतलब एक जीरो हटा दीजिए, मतलब 20 कम करना है, तो 200 में से 20 अगर कम करना है तो कितना रह जाएगा 180। और अब आप स्किन के बीच में फोर्स निकाल लीजिए और सेपरेशन वही है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं मैं करूं तो F1 विल बी इक्वल टू कैपिटल G, पहला वाला मास कितना है 100 इंटू दूसरा वाला कितना है 200, भाई उनके बीच में सेपरेशन कितना है ये। दूसरे वाले केस में क्या होगा, कैपिटल G, पहला मास कितना है 90, दूसरा वाला मास कितना है 180 बाई r²। क्या इनको आप डिवाइड करके इनका रेशियो निकाल सकते हैं? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया।